हाय एवरीवन, मैं जावेद आलम एक बार फिर आप सभी के बीच में। देखो यार, हिस्ट्री लिखना एक कला है। अब परीक्षा में आप कितनी कलाकारी दिखाते हैं, उसी हिसाब से आपको तो नंबर वहाँ मिलते हैं। तो ये भी सीखना है इसको कैसे कैसे लिखें, कैसे प्रभावशाली हम प्रस्तावना लिखें, कैसे प्रभावशाली हम निष्कर्ष लिखें, बातों को कम शब्दों में कैसे समेटें। ये सारी चीज़ें अभ्यास से ही आएंगी। तो यहाँ पे अभ्यास के दौर में एक पहला सवाल मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभ्यास करता हूँ, मैं जैसे प्रश्नों को लिखता हूँ, कैसे लिखता हूँ, आप देखिए। अ, शुरू करते हैं प्रस्तावना से। ध्यान रहे, प्रस्तावना में ही आपके पूरे प्रश्न का सार होना चाहिए। जो मैं लिखता हूँ प्रस्तावना, और जहाँ तक मैंने अपने सीनियरों से या भी अध्यापकों से मैंने मैंने भी जो कुछ भी सीखा हुआ है, वो मैंने यही सीखा है कि प्रस्तावना सार होना चाहिए। मतलब प्रस्तावना के से ही झलक जाना चाहिए कि हाँ, मैंने अपने प्रश्नों को रट के नहीं आया है। आप एक गंभीर छात्र हैं, गंभीर अभ्यर्थी हैं आप। तो देखते हैं, प्रश्न पहले देखते हैं, फिर प्रस्तावना देखेंगे हम। तो प्राचीन काल के अध्ययन स्रोत के रूप में विदेशी विवरण का समालोचनात्मक परीक्षण करना। हमें तीन शब्द यहाँ देखना है, ठीक है। एक अध्ययन स्रोत, ठीक है, एक हमारा हो जाएगा विदेशी विवरण, और एक हो जाएगा समालोचनात्मक परीक्षण। और इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, चूंकि समालोचनात्मक विवरण है, इसीलिए यहाँ पे हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्वों का दिखाने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही विदेशी कभी राजदूत, कभी पर्यटक, तो कभी धर्मनिष्ठ यात्री बनकर आते रहे हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि राजदूत कभी कभी विदेशी कभी कभी राजदूत बन के आते थे, जैसे मेगास्थनीज, कभी पर्यटक तो कभी धर्मनिष्ठ यात्री बन के आते रहे। तो हमने ये दिखा दिया कि विदेशी जो थे वो कई कारणों से यहाँ पे आते थे। हमने पहली लाइन में दिखा दिया। और ये भी हमने बता दिया कि इनके वृत्तांतों से भारतीय इतिहास की समझ को बेहतर बनाने में सहायता मिली है। मतलब कि इनका जो विवरण रहा है, इनका जो किताबें हैं, इनके जो भी तथ्य हैं, उन तथ्यों से, उन किताबों से, उन बातों से हमें इतिहास को समझने में मदद मिली है। लेकिन दूसरी तरफ यहीं पे देखिए, हमने चूंकि समालोचनात्मक परीक्षण है, इसलिए हम प्रस्तावना में ही इनकी कुछ सीमाओं को भी क्या करेंगे, दिखा देंगे। परंतु इनकी विदेशी पृष्ठभूमि, जनश्रुतियों पर अवलंबन, संस्कृत की महज औपचारिक समझ, ये तीन बातों ने इनकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मतलब कि ये सही है कि नहीं है, ये डाउटफुल है कि नहीं डाउटफुल है, थोड़ा सा फंस जाता है मामला। ठीक है, भारतीय स्रोतों से इनके तुलनात्मक अध्ययन से ही इतिहास का ठोस व त्रुटिहीन पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यानी कि किससे, अब देखिए, केवल इनको ही नहीं पढ़ना है। हमने प्रस्तावना में भी बता दिया कि देखिए, केवल विदेशी विवरण पे आप रहेंगे तो गलत हो सकता है। इसीलिए विदेशी जो विवरण है, जो विदेशी विवरण है, उनका भारतीय स्रोतों से क्या करना पड़ेगा, अवलंबन करना पड़ेगा, मतलब उनको जोड़ना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। आगे इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। भारत का विदेशी वृत्तांत किसी एक क्षेत्र से ही वर्णित नहीं है, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से आया हुआ है। भारत की प्रसिद्धि ने 14 दिशाओं से विदेशियों को आकर्षित किया। मतलब जो भी विदेशी हैं वो कई तरफ से आए, केवल एक ही जगह से विदेशी नहीं आए। ठीक है, पूरब से भी आए, पश्चिम से भी आए। भारत की प्रसिद्धि ने ये तो हो गया। यूनान, कहाँ कहाँ से आए, यूनान हो गया, चीन हो गया, तिब्बत हो गया, अरब हो गया, आदि क्षेत्र से विदेशी भारतीय वृत्तांत को अपनी लेखनी में सहेजते रहे हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा हमको भाषा भी थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा बेहतर भाषा रखनी है, ताकि एग्जामिनर पे बेहतरीन प्रभाव पड़े। इनकी कुछ विशेषताएं देखी जा सकती हैं। क्या विशेषताएं हैं भाई? विदेशी होने के कारण ये पूर्वाग्रहों से मुक्त थे। भाई विदेशी हैं, बाहर के हैं, तो भाई न उन पे किसी राजा का प्रभाव है, न किसी धर्म का प्रभाव है, न किसी क्षेत्र का प्रभाव है, न किसी जाति का प्रभाव है। मातृदेश से तुलना भारतीय सीमाओं को समझने में सहायक रही है। अब जिस देश से वे आए रहते थे, उस देश से क्या करते थे, भारत की तुलना वे करते रहते थे। तो भाई वहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, हमारे यहाँ ये नहीं है, वहाँ पे फलाना ठिकाना है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो इससे क्या होता था, पता चलता था कि हाँ भाई, भारतीय क्षेत्र की क्या अच्छाइयाँ हैं और भारतीय क्षेत्र में अभी क्या क्या कमियाँ रही हैं। तो सीमाओं को समझने में प्रत्यक्षीकरण व अनुभव आधारित विवरण प्रमाणिक नज़र नहीं आते। ठीक है, प्रमाणिक नज़र आती हैं। प्रत्यक्षीकरण और अनुभव आधारित, भाई जो इन्होंने देखा वो तो प्रत्यक्ष अनुभव किया ना, सामने देखा, सामने जो, ऐसा नहीं कहीं किताबों से पढ़ लिया, कहीं किसी से सुन लिया, ऐसा नहीं है। जो सामने देखा वही क्या किया, उसका उन्होंने विवरण दिया। इसीलिए ये क्या होता है, थोड़ा सा प्रमाणिक ज़्यादा नज़र आता है। अब
इनके विवरण से भारतीय इतिहास को निम्न तरीके से लाभान्वित करते हैं। क्या क्या फायदे इनके भाई देख लेते हैं। तो सिकंदर के इतिहासकारों से उत्तर पश्चिम का विवरण प्राप्त हो सका, ठीक है, और सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से होने से तिथियां भी स्पष्ट हो सकी। जैसा कि आपको पता है कि सिकंदर आया और वहाँ के इतिहासकारों ने क्या किया, तिथियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया। इसीलिए भारतीय क्षेत्र में जो इतिहास की जो शंकाएँ थीं वो सिकंदर के काल से क्या होती हैं, स्पष्ट होने लगती हैं। वहीं मेगास्थनीज का विवरण मौर्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं को समझने में सहायक है। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन कई सारी चीज़ों को, जैसे ये समितियाँ थीं, कई सारी समितियों को बताया उन्होंने, समाज के बारे में बहुत ढेर सारी बातें दी हैं, तो वो क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रमाणिक दिखाई देती हैं। वहीं रोमन लेखक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, के विवरण से हिंद महासागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी के बीच व्यापार को समझा जा सकता है। अब देखिए, चूंकि व्यापार होता था तो इस किताब में भी क्या हुआ है, थोड़ा सा विवरण है कि हिंद महासागर से कहाँ कहाँ से होता है, जो एरिथ्रियन सी मतलब जो लाल सागर है वहाँ से क्या क्या बातें हो रही हैं, फारस की खाड़ी है वहाँ से कहाँ से क्या क्या व्यापार हो रहा है, ये सारी चीज़ों को दिखाया गया है। फाहयान जहाँ मध्य देश की समृद्धि की बताता है, वहीं ह्वेनसांग सियूकी से भारत का विवरण देता है। अब देखिए हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, अब यहाँ पे अब चीनी लेखक आ गए, यहाँ पे कोई और लेखक थे, यहाँ पे कोई और लेखक थे, ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्र के लेखकों को अलग अलग पैरा में, अलग अलग पॉइंट में बांटने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और वहीं मातवालिन और चाउजुकुआ, देखिए ये भी सब चीज़ वहीं वहीं उधर ही हैं सब, ठीक है। वहीं अब तिब्बती लेखक लामा तारनाथ, अरबी लेखक सुलेमान और अल मसूदी, सबसे बड़ी अलबरूनी भी हमारा आ गया। तो ये अरब के लेखक जो थे वो उनका भी नाम आ गया। तो जगह जगह एरिया वाइज, क्षेत्र वाइज हमने क्या किया, विदेशियों को यहाँ पे अंकित कर दिया, नाम दे दिया, पासिंग रेफरेंस दे दिया, ताकि एग्जामिनर को लग जाए कि हम बच्चा क्या करता है, जानता है। सारा लिखेंगे तो जगह आपके पास है नहीं, 2 ही पेज या 3 ही पेज आपको मिलता है, जगह आपको मिलेगा नहीं ज़्यादा लिखने के लिए वहाँ पे, तो केवल पासिंग रेफरेंस देते हुए क्या करेंगे, हम वहाँ पे निकल जाएंगे। अब देखिए हमने इनकी विशेषताओं को बता दिया, कैसे लाभान्वित हुए ये बता दिया। अब देखते हैं इनकी सीमाएं क्या हैं, क्योंकि ऊपर क्या था, प्रश्न में क्या था, प्रश्न में आपका था समालोचनात्मक परीक्षण करना है, तो ये थोड़ा सा इनकी सब सीमाओं को भी दिखाएंगे। तो सीमाएं क्या थी भाई, विदेशी होने के नाते ये भारतीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ थे। अब विदेशी थे तो भारतीय परिस्थिति क्या है, संस्कृति कैसी है, क्या यहाँ पे लोकाचार कैसा है, ये थोड़ा सा समझने में इनको थोड़ा सा चूक हो गई है। किंवदंती पर निर्भरता सत्य से पड़ जाती है। मेगास्थनीज की लाल चींटियों द्वारा सोना निकालने का विवरण, मेगास्थनीज ने भी कुछ ढेर सारे विवरण क्या करी हैं, वो ऐसे ऐसे फिक डाला है, वो किस तरह कोई चींटियाँ थीं कि क्या करती थीं, लाल सोना खदानों से निकालती थीं, बस चींटियाँ ये सब काम कर पाएंगी नहीं, लेकिन किंवदंती इतनी वहाँ पे मशहूर थी कि उसको भी मेगास्थनीज को क्या किया, प्रभावित किया। अपनी पृष्ठभूमि से वे अपना अलगाव नहीं कर सके। मेगास्थनीज का भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटना, मतलब जिस क्षेत्र से वे आए थे उस क्षेत्र से क्या करते थे, अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते थे। मतलब मेगास्थनीज जहाँ से आया था वहाँ पे भी समाज को 7 भागों में बांटा जाता था। उसी अनुसार मेगास्थनीज ने भारत को भी 7 जातियों में क्या किया, बांटने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म की अत्यधिक आस्था के कारण फायान व हेमसांग ने तथ्यों को तोड़ा और मरोड़ा, ठीक है। आपको पता ही है कि हेमसांग और जो फायान थे वे बौद्ध धर्म का झुकाव इनके ऊपर ज़्यादा था। अब झुकाव ज़्यादा था तो जाहिर सी बात है कि कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ उनकी रही होगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको तोड़ मरोड़ के उनको अच्छा दिखाने का प्रयास किया होगा। अब आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष भी हमारा पूरा सटीक होना चाहिए। जैसे इस प्रकार विदेशी विवरण के अध्ययन के समय भारतीय स्रोतों से इनका तुलनात्मक अध्ययन कर प्रामाणिकता स्पष्ट की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे देखिए 2 पेज था, जगह कम था, इसलिए क्या किया मैंने, क्योंकि आपके पास भी ऐसी समस्या आएगी कि जगह कम रहेगा, उसी में ही क्या करना पड़ेगा, आपको सटीक क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, कि अब चूंकि है सीमाएं यहाँ पे हैं। इस प्रकार विदेशी विवरण को के अध्ययन को के समय भारतीय स्रोतों से इसका तुलनात्मक अध्ययन कर प्रामाणिकता स्पष्ट की जा सकती है। यानी कि जो कुछ सीमाएं हैं उन सीमाओं को भारतीय अगर स्रोतों से उनका मिलान करेंगे, भारतीय स्रोतों से उसका अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा सा कोई प्रामाणिक और ठोस बातें सामने आ सकती हैं। जैसे मेगास्थनीज का विवरण अगर हम पढ़ रहे हैं, मेगास्थनीज के विवरण को अगर हम पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ एक तरफ मेगास्थनीज के विवरण को रख लीजिए और एक तरफ अर्थशास्त्र को रख लीजिए, और दोनों को साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे पास जो प्रामाणिकता आएगी वह केवल एक को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर रहेगी। इस तरह 2 पेजों में लगभग क्या किया गया है,
बेहतर लिखने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। 2 पेज है, आप परीक्षा में जाएंगे तो ये 3 पेज 2.5 पेज के आसपास क्या हो जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा लिखा गया है, तो 2.5 पेज में आपका जाएगा। और इतिहास में 15 नंबर के सवाल में आपको 2.5 पेज लगभग आपको वहाँ परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगले प्रश्न के साथ, फिर मुलाकात होगी। तब तक आप